वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जाकर पहले देख लो, वरना यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। और अगर देख लिया है तो चलिए हम एपिसोड में आगे चलते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एनी जिस पर्सन के सामने झुकी थी वो और कोई नहीं बल्कि हमारा राफेल होता है। और तब हम देखते हैं वो कहता है कि तुम उठो और अपनी सीट ले सकती हो। तब एनी कहती है थैंक यू अर्ल। अब भाई यहाँ पे इसका नाम अर्ल मेंशन है फ्रेंड्स, हो सकता है इसका ये कोई कोडिंग नेम हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनी की बात सुनकर राफेल मनी मन सोचता है कि मैंने इंपीरियल पैलेस में अपने कई सारे जासूस तैनात कर दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना होने पर मैं ठोस कदम उठा सकूं, लेकिन किसी कारणवश मुझे अत्यावश्यक रिपोर्ट मिलने लगी हैं। वो कहता है अच्छा तो बोलो फिर क्या हुआ। तब एनी उसे बताती है यस माय लॉर्ड, आज इंपीरियल पैलेस के किचन में प्रिंसेस। और इतना कहने के साथ ही उसने राफेल को सारी कहानी बता दी थी। और ये कहानी हमें दोबारा नहीं बताई जाती क्योंकि हम तो पहले से ही कहानी जानते हैं। और एनी की ये बात सुनकर जो राफेल होता है वो कहता है तो तुम कहती हो इंपीरियल ऑर्डर है ना। और मनी मन कहता है ग्रेस का किचन में आगमन और हेड शेफ का एम्बेजलमेंट के केस में तलाशी अभियान। और हद तो तब हो गई जब एम्परर ने भी कायना के इस बिहेवियर को लेकर कुछ नहीं किया है ना। फिर वो सीरियस हो जाता है और सोचता है आखिर दुनिया में प्रिंसेस को इस तरह की जानकारी कैसे मिली। और तो और मेरी झड़प की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। फिर वो एनी से कहता है और इसके अलावा भी कुछ खास था। तब एनी सोचते हुए कहती है वेल इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस समय पर अक्सर हर एक रीजन की ट्रैवल लॉग्स पढ़ रही है। उनका कहना है कि वह इस समय समर वैकेशन में बिताने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही हैं। उनका राफेल के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो कहता है ट्रैवल लॉग्स है ना। और फिर वो याद करता है कि अब अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो कुछ समय पहले मेरी मुलाकात उससे इंपीरियल लाइब्रेरी में हुई थी। और क्या वह उस समय भी ट्रैवल लॉग्स की तलाश कर रही थी। और फिर वो एनी से पूछता है और पहले वाली नैनी का मामला का क्या। तो उसने बोला अभी उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया है। और ये सुनकर राफेल मनी मन सोचता है अगर एल्बन बैरोनेस कोई हंगामा खड़ा करती है तो संभवतः वह हेडमेड का ही साथ देगी। मुझे इस मामले की छानबीन के लिए किसी को जरूर नियुक्त करना चाहिए। वो ऐसे सोच ही रहा था कि तभी एनी बोलती और हाँ एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, प्रिंस रिजब कल रात प्रिंसेस के चैम्बर में आए थे। तब राफेल कहता अच्छा वह प्रिंस कौन है, क्या वही जिसे अभी हिरासत में रखा गया है। तब एनी कहती है हाँ ऐसा लगता है कि प्रिंस के चैम्बर का जो रास्ता है वो राजकुमारी के चैम्बर से जुड़ा हुआ है, ये एक गुप्त मार्ग है। कमरे के अंदर से मुझे हल्की सी हलचल सुनाई दी थी। उसकी बात सुनकर राफेल वो मनी मन सोचता है मुझे डाउट है कि यह किसी सुखद उद्देश्य के लिए था। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंस रिजब का प्रिंसेस कायना को लेकर बहुत ही ज्यादा बुरे इरादे थे, लेकिन इस बारे में कोई खास अफवाह नहीं फैली अभी भी। और इंपीरियल पैलेस में भी बहुत शांति। मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि कायना प्रिंस रिजब को मनाने में कामयाब रही। और फिर वो एक आह भरता है और कहता है हाँ मुझे जिन चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है उनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर वो हमारी प्रिंसेस को याद करते हुए कहता है प्रिंसेस कायना तुम जब भी हिलती हो तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। और वो ऐसे ही हमारी प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था, तभी एनी उसकी तरफ हेजिटेट करके देख रही थी। तब राफेल कहता है आखिर क्या हुआ, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो ना। तब जो एनी होती है वो घबराते हुए बोलती है, बड़ी घबरा रही होती है, बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने बाई चांस सुन लिया। किसी ने कहा कि आपके दिल में माई लेडी यानी हर ग्रेस के लिए मिलने की चाहत है। और ये सुनकर तो जो हमारा राफेल होता है पूरा शॉक हो जाता है। और उसके पीछे से हमारी कायना वो उसको हाय बोल रही होती है और उसका कप वो टूट चुका था। आई एम सॉरी गाइस, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये एक्सप्लेन करते वक्त बहुत हंसी आ रही है। बट ना सुनने के साथ ही राफेल वो बड़े ही गुस्से से बेस्टन को आवाज़ लगाता है, बोलता है बेस्टन। और बेस्टन वो डरते हुए कहता है हाँ हाँ। और तब हम देखते हैं जो हमारा राफेल होता है बड़े गुस्से से कहता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं प्रिंसेस से स्वाभाविक रूप से मिल सकूं। और राफेल की ऐसी बात सुनकर जो हमारा बेस्टन होता है वो मनी मन रोते हुए कहता है लेकिन आखिर आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। के साथ सीन रिजब पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई चिल्लाकर बोल रहा होता है प्लीज इस बारे में पुनर्विचार करें योर हाइनेस क्राउन प्रिंस रिजब। तब हमारा रिजब वो बुक पढ़ते हुए बोलता है पुनर्विचार करूं, लेकिन किस बारे में। तब इवान वो चिल्लाते हुए बोलता है कैथरीन लिंडबर्ग को अचानक से इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व करने के पीछे का कारण क्या है। कैथरीन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसकी बात सुनकर रिजब वो कहता है आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो सिर्फ उसे हैमल हाउस होल्ड की अडॉप्टेड डॉटर के रूप में रजिस्टर कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे लगा कि ट्रैवल लॉग्स में देखने लायक कुछ खास नहीं होता। तब जिनॉन इवान कहता है, लेकिन ऐसा करके आप अपने लिए एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि स्थिर हो, वह स्थिर नहीं रहती। उसकी बात सुनकर रिजफ वो अपनी किताब बंद कर देता है। आप कह क्या रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अभी तक जो भी इन्फ्लुएंस फैलाया है वह सब कैथरीन के बेटे को मिल जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो जिनॉन इवान कहता है, यदि कैथरीन एम्प्रेस बन जाती है तो किसी और की तुलना में उसके बेटे को सबसे अधिक सत्ता प्राप्त होगी। हालांकि योर हाइनेस का कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेट्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन योर हाइनेस आप भी जानते हैं कि इसका कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर रिजफ को गुस्सा आने लगा था और बड़े ही गुस्से से वो इवान को देख रहा होता है और वो गुस्से से उसके ऊपर अपनी किताब फेंकते हुए कहता है, डैम इट, तुम जिस इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो ना, वक्त चाहे जितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करे, मैं ही अंत में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनूंगा, समझे? इतना कहने के साथ ही वो जिनॉन इवान को धक्के मारते हुए बाहर निकालते हुए कहता है, बाहर निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। और उसके इतना कहने के साथ ही उसने उसको बाहर निकाल दिया था और हम देखते हैं जिनॉन इवान वो दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया था और कसमसाते हुए कहता है, ये बदमाश बच्चा। और वहीं दूसरी ओर हम हमारे रिचर्ड को देखते हैं जो कि उसको बाहर निकालने के बाद बड़े आराम से किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था कि उसने कायनात से क्या पूछा था कि आखिर में वो चाहती क्या है। और तब कायनात ने कहा था कि वो फ्रीडम चाहती है। और ये सुनकर रिजफ वो बहुत ही शॉक हो गया था और फिर वो कहता है, जैमिल, क्या तुम यहाँ हो? और हम देखते हैं उसके बुलाने पर वहाँ पे एक नकाबपोश बंदा आता कहता है, यस माय लॉर्ड। और वो कहता है रिजफ उसे कमांड देते हुए कि राजकुमारी के सेल्फ पोर्ट्रेट को पूरे एम्पायर में फैला दो, खासकर उन बंदरगाहों और भूमि भागों के साथ जो कि हमें विदेशों से जोड़ते हैं। ऐसा कोई देहाती लड़का भी नहीं होना चाहिए जो कि उसका चेहरा ना पहचानता हो। और उसके इतना कहने के साथ ही बिल कहता है, जैसा आपका कमांड योर हाइनेस। फिर वो फिर से बुक पढ़ने लग गया था और कहता है, तो फिर अब सिर्फ शादी ही बची है ना? और फिर वो बुक पढ़ते पढ़ते हंसते हुए मन ही मन कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं कि मैंने तुमसे कभी कुछ ऐसा भी कहा था कि तुम मुझसे भाग सकती हो मेरी बिग सिस्टर कायना। ओ गॉड, ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। लेकिन ऐसा क्यों है ये हमें बाद में बताया जाएगा फ्रेंड्स। और फिर वो कहता है, सिर्फ तस्वीरों को इधर उधर फैलाने से भागना मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ अब शादी ही बाकी है। लेकिन तभी जैमिल कहता है, प्रिंस मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। लेकिन तभी रिजफ कहता है, क्या? वो बताता है कि प्रिंसेस इस वक्त आपके द्वारा नियुक्त दरबारियों को दंडित कर रही हैं। और जैमिल के मुंह से ये बातें सुनकर तो रिजफ वो शौक ही हो जाता है कि कायना ने ये सब भी किया। और जैमिल कहता है, ना सिर्फ हेड मेड, उन्होंने हेड शेफ को भी दंडित किया, लेकिन यहाँ तक कि दरबारी महिलाओं को भी दंडित किया जा रहा है। और अगर ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा, वो इतना बोला ही था कि रिजफ वो कहता है, क्या तुमने अभी भी क्या कहा कि मेरी प्यारी बहन मेरे इन्फ्लुएंस को कम कर रही है? और फिर वो गुस्से के मारे अपने नाखून चबाते हुए कहता है, और अब जब मैं सोचता हूँ तो आपने कहा कि वह क्लेरिन इल्वेन से मिली थी, और यदि हेडमेड की पोजीशन खाली है तो वह निश्चित रूप से इल्वियन को ही वहाँ पर अपॉइंट करेगी। वो इरिटेटिंग औरत जो मेरे और कायना के बीच आ गई, और इसीलिए मैंने उसे फंसाया ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। और जिस औरत को इतनी मेहनत करके मैंने उसे पैलेस से बाहर निकाला, वो उसे मैं दोबारा यहाँ नहीं आने दे सकता। ऐसा सब कुछ वो अपने मन में सोच रहा था। और फिर वो कहता है, वह एक बार फिर मेरी बहन और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश करेगी। और तब वह जैमिल को कमांड देते हुए कहता है, ऐसा करो कि क्लैरेंस अपना एक कदम कैपिटल में ना रख सके। जैमिल कहता है, मुझे आपका ऑर्डर प्राप्त हो गया है। और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम महल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है। और वहाँ पर कोई आता है और वो कहता है कुछ, और ये कहने वाली वो पीली बाल वाली लड़की होती है जो कि कह रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इम्पीरियल पैलेस में कुछ घटित हो रहा है। तब जो पीछे ब्लैक बाल वाली लड़की होती है वो कहती है, ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तब वो पीले बाल वाली लड़की कहती है, कितना डरावना है। ऐसा वो ब्लैक वाली लड़की को देखकर मन ही मन कह रही थी कि उसका फेस कितना डरावना है, और यहाँ तक कि उसके आंसर भी कितने ज़्यादा संक्षिप्त हैं। वह भले ही बहुत खूबसूरत है, सुजैन लेपोल, राजकुमारी की तीसरी लेडी इन वेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये वही दो लड़कियां हैं, सुजैन और जूलिया। तो ये है सुजैन लेपोल। और फिर मन ही मन अपनी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो मेरे मुकाबले की नहीं है। मैं हूँ जिनॉन की छोटी बहन जूलिया इवान, प्रिंसेस की चौथी लेडी इन वेटिंग। जूलिया ईस्ट की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ।
वो याद करती कि कैसे वो बहुत खुश थी जब उसे पता चला था कि उसे इंपीरियल पैलेस की लेडी इन वेटिंग के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया है। और तब उसने अपने बटलर की तो हिला हिला के जान ही निकाल डाली थी। उसने पूछा था, सच में? क्या सच में ऐसा है? और बेचारा बटलर वो तो गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दे। और फिर तब उसने तो सारे डॉक्यूमेंट्स को हवा में उड़ा दिया था और बड़ी ही खुश होती है, कहती है, फाइनली अब मैं इस जगह से एस्केप कर सकती हूँ। अब जहाँ पर बदसूरत आदमी नहीं होंगे, उस परिष्कृत जगह कैपिटल में शानदार और गॉर्जियस टी पार्टीज और डांसेस, लेटेस्ट ट्रेंडियस्ट ड्रेसेस और ग्रेसफुल नॉवेल्स। और फिर पता नहीं कहाँ से उसके पीठ पीछे पंख आ जाते हैं और वो हवा में उड़ते हुए कहती है कि कितना वंडरफुल है ना ये सब। फिर मन ही मन ख्याली पुलाव पकाते कहती है, मैं शानदार ग्लोरियस एरिस्टोक्रेटिक लाइफ में इंटर कर रही हूँ। वो इतना सोच रही थी कि तभी वहाँ पे वेरा बोलती है, लेडी सुजान लेपोर और लेडी जूलिया इवान, मैं हूँ वेरा लेक्शन, दूसरी लेडी इन वेटिंग। अब से हम लोग साथ में ही काम करने वाले हैं। और वेरा को देखकर जूलिया मन ही मन कहती है, तो ये है वेरा लेक्टॉन। वेरा उनसे कहती है, प्लीज़ मेरे साथ आइए, मैं आपको गाइड करती हूँ। और उसको देखकर अभी भी जूलिया मन ही मन कहती है। अपनी योग्यता को मान्यता मिलने के बाद वह शेष एक लेडी इन वेटिंग बन गई। उसकी स्पष्टता और उसका ना मुस्कुराना कुछ ज़्यादा ही दबंग लगता है। और इतना सोचने के साथ वो बड़ी बेचारी नज़रों के साथ वेरा को देखती है और मन ही मन कहती है, क्या मुझे इन जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा? उसके सोचते सोचते ही वो लोग रूम के पास पहुंच जाते हैं और वेरा कहती है, लेडी सुजैन आपका कमरा यहाँ है और लेडी जूलिया आपका कमरा इनके बगल में है। और ये है लेडी ओलिविया का कमरा जो कि बिल्कुल सामने है, जो कि कल यहाँ पर आई थी। ओलिविया के बारे में सुनकर जूलिया कहती है, लेडी ओलिविया क्या पहले ही आ चुकी हैं? और मनी मन कहती है, क्या उसने ऐसा कुछ अच्छा दिखने के लिए किया क्योंकि उसका बैकग्राउंड वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है? जब मैंने पहली बार उसके बारे में जानकारी जुटाई तब मुझे पहली बार उसके परिवार का उपनाम पता चला। उसके परिवार के पास और उसके पास कोई पावर नहीं है। हालांकि उसके और ड्यूक कैड्रे के बीच शादी की कुछ अफवाह चल रही थी। और फिर वो मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगती है। वैसे मैंने सुना है कि ड्यूक कैड्रे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। हो सकता है अब जब मैं महल में आ गई हूँ तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। तभी वेरा बोलती है, तो आप दोनों जाइए और प्रिंसेस को ग्रीट कीजिए। वहाँ से जाते हुए कहती है, जब आप एक बार तैयार हो जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा और कृपया ज़्यादा समय ना लीजिएगा क्योंकि प्रिंसेस वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और वेरा की ये सारी बातें सुनकर जूलिया कहती है, हाँ मैं समझ गई। और उसके इतने कहने के साथ ही वेरा दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही जूलिया वो जाकर सीधे ही अपने बिस्तर पर लोटपोट करने लगती है। मुझे लगा था क्योंकि मैं एक लेडी इन वेटिंग हूँ तो मेरा महल में ग्रैंड वेलकम होगा, लेकिन ये सब क्या है? उसकी बात सुनकर उसकी मेट कहती है, वैसे रूम काफ़ी अच्छा है, इसमें धूप बहुत अच्छी आती है मिस। और अपनी मेट की अचानक से ऐसी बात सुनकर जूलिया अचानक से अपने बेड में कूद कर उठकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये भी बहुत खूबसूरत है और मेरा घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो उसे मेरी माँ ने डिज़ाइन किया था। और उसकी बात सुनकर उसकी मेट वो मन ही मन कहती है, लगता है मिस कुछ ज़्यादा ही सीधी सादी हैं। तब हम जूलिया को देखते हैं, वो एक ड्रेस को अपने सामने लाकर ट्राई करने का सोच रही होती है और अपने आप को मिरर में देखते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि मैं ईस्ट की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मैं तो कैपिटल की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। क्योंकि मुझे लगा था कि पैलेस में तो सिर्फ खूबसूरत लोग ही होते हैं, लेकिन यह सच नहीं था। गाइज ये अपने आप को सबसे खूबसूरत लड़की बता रही है, लेकिन इसका क्या हाल होगा जब ये हमारी प्रिंसेस कायना को देखेगी, तब इसकी शक्ल देखने लायक होगी। फिर वो अपनी मेट से पूछती है, एक बात बताओ, एक लेडी इन वेटिंग को सुंदर और सक्षम होने की इमेज कैसे मिलती है? तब उसकी जो मेट होती है उसके बालों पे ब्रश करते हुए, सूरजपूर्ण व्यवहार, शिष्टाचार, परिष्कृत पोशाक, प्रतिभा और यहाँ तक कि संस्कृति भी प्रिंसेस का सपोर्ट करने के लिए हर एक प्रतिभा हाई लेवल का होना चाहिए। लेकिन जूलिया तो अपनी मेट की सारी बातों को दरकिनार कर देती है और अपने आप को देखकर अपनी तारीफें करती हुई कहती है, एनीवे ये मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुश होते कहती है, अब मुझे लगता है ना अब मुझे चल देना चाहिए। और हम वहीं उसकी मेट को देखते हैं जो कि उसका मेकअप वगैरह करके उसको रेडी करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा उदास होते कहती है, मुझसे जितना जल्दी हो सका मैंने उतना जल्दी किया, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 1 घंटे बीत चुके हैं। वो कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तभी हमारे जूलिया के पास कोई बोलता है, क्या तुम रेडी हो गई? और तब जूलिया की नज़र उसकी तरफ जाती है और ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि सुजैन थी, जो कि उसको चिढ़ाते हुए कहती है, क्या आप कपड़े पहनने में कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं हैं?
मैं सोच रही थी कि क्या आप किसी तरह की पार्टी में जा रहे हैं। और सुजैन की बात सुनकर तो जूलियट को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको गुस्से के मारे कुछ बुरा भला बोलती है। उससे पहले उसकी मेड उसका मुंह बंद कर देती है और वो गुस्से के मारे को बोलने की कोशिश कर रही थी और उसकी मेड घबराते बोलती है, हाँ हाँ हमें माफ़ कर दीजिए, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ा है ना। और उनकी लड़ाई के बीच वहाँ पर वेरा आ जाती है और कहती है, क्या आप लोग तैयार हो गए। और हम देखते हैं उन दोनों को देखकर वेरा वो भी शॉक होती है और उसकी मेड वो तो अलग डरी होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच सुजैन और जूलिया के बीच 36 का आंकड़ा था। वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही थी। उन दोनों के ऐसे देखकर हमारी वेरा वो तो बड़ी परेशान हो गई थी और मन ही मन कहती है, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है कि अब मेरा समय बड़ा ही मुश्किल भरा होने वाला है। मुझे लेडी ओलिविया की याद आती है और वहाँ हमारी ओलिविया वो तो हंस रही थी। इतना सोचने के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वेरा, जूलिया और सुजैन तीनों के तीनों कायना के रूम की ओर निकल चुके थे। और वेरा कहती है, महल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण कोई भी आप लोग को टूर देने के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। की बात समझने के बाद जूलिया वो पूछती है, क्या कुछ हुआ है। और तब हम देखते हैं वेरा वो कहती है, प्रिंसेस पैलेस के सभी वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और जल्द ही चीज़ें स्लो हो जाएंगी। और इसलिए जब ऐसा हो जाए तो आपको काम को स्टेप बाय स्टेप करके सीख लेना चाहिए। मेरा का इतना कहना था कि जूलिया वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या क्या काम। और फिर वो मन ही मन खिचड़ी पकाते हुए कहती है, बताया गया था लेडी इन वेटिंग शायद ही कुछ काम करती हैं, मुझे बस उसका छाता पकड़कर या फिर उसका कोट पकड़कर बस उसके पीछे पीछे जाना है। और क्या ये सारी चीज़ें उन सभी चीज़ों से डिफरेंट नहीं है जो कि मुझे बताई गई थी। और वो मन ही मन कहती है, जाने भी दो, जब मैं प्रिंसेस से मिलूंगी ना तो मुझे खुद ब खुद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और तब हम देखते हैं वेरा वो प्रिंसेस के डोर के सामने आ गई थी और कहती है, प्रिंसेस हम एंटर कर रहे हैं। तब हमारी प्रिंसेस कायना वो कहती, तो तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ ही गए है ना। और तब उसको देखकर जो जूलिया होती है वो तो शॉक होती है, कहती क्या। उसके दिल की तो धड़कनें ही बढ़ जाती है, कहती मैं बस अभी अभी। और भाई उसकी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि हमारी प्रिंसेस कायना लगे इतनी खूबसूरत रही थी कि जूलिया का मुंह बंद हो गया। और हमारी प्रिंसेस कायना वो कहती है, से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपका इंपीरियल पैलेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन और एपिसोड दोनों कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करना, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम लाइक करके जाया करो। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।